आज हम लोग एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स बुक्स का एक्सरसाइज जो है 1.1 करेंगे। इसमें इससे पहले मैं आपको जो है सेट की डिफिनीशन के विषय में बता चुका हूँ, तो वहाँ सारी चीज़ आपको क्लियर रही होगी। लेकिन हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो सेट का जो एक कॉन्सेप्ट है वह पूर्णतः आपको कन्फर्म हो जाएगा, आप उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे और उसमें कोई वाट परंतु की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए आपको जो है मैं एक्सरसाइज बेहतर ढंग से कराऊंगा। जो मैंने आपको डिफिनीशन बताया है उसी डिफिनीशन के बेस पर जो है मैं आपको पूरा एक्सरसाइज कराऊंगा। तो हम लोग देर न करके हम लोग सबसे पहले जो है देखते हैं क्या चीज़ कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। मतलब इसमें से कौन सा सेट का एग्जाम्पल है, आप जो है उसका सही से बताइए। वो सेट किसको कहा जा सकता है, किसको सेट नहीं कहा जा सकता है, उसको बताना है। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर। तो क्या क्या होता है आपके कलेक्शंस में। पहला आता है आपका पहली एक्सरसाइज का पहला सवाल है, ये कह रहा है कि आप जस्टिफाई करिए कि क्या यह सेट है कि नहीं। तो हमको एक सेट बनाना है। हम मान लेते हैं मंथ का सेट बना रहे हैं, तो हमने सिंपली क्या लिख दिया, मंथ लिख दिया। अब मंथ में अब कह रहा है कि जो ऐसे मंथ का नाम बताइए जो कहाँ से शुरू हो, वह जो है जे लेटर से शुरू हो। तो पहला आपका आता है, मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, यह जनवरी हो गया आपका। दूसरा क्या हो गया, शॉर्टली तो नहीं लिखना चाहिए, जनवरी GNAUARY जनवरी हो गया। फिर आपका दूसरा आता है जून, और आपका क्या आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर। ये आपके तीन ही कौन हुआ, आपका जनवरी हुआ। फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, मई नहीं आएगा। क्या होगा आपका जून होगा। जून के बाद जुलाई होगा, फिर अगस्त नहीं आएगा, सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर नहीं आएगा और दिसंबर नहीं आएगा। तो यहाँ आपके तीन एलिमेंट्स आ गए। इसमें से क्या क्या आ गया, जनवरी, फरवरी नहीं आएगा, जून हो गया और जुलाई हो गया। तो यह सेट है, वेल डिफाइंड है। आप इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आप सीधे सीधे 12 महीनों में से कितने महीने से शुरू होता है, 3। तो ये आपका सेट है, इसको हम कह सकते हैं यह सीरीज सेट। यह क्या है, सेट है। ओके। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में मोस्ट टैलेंटेड करने का मतलब हम किसको कौन टैलेंट कहेंगे। हाँ, जितने भी राइटर्स हैं वो एक अपने आप में यूनिक टैलेंट होता है। वो हम किसी एक विशेष स्पेशल को नहीं कर सकते हैं कि वह टैलेंटेड है कि नहीं टैलेंटेड है। इससे ये क्लियर होता है ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें हम किसी चीज़ को कन्फर्मली नहीं कह पाएंगे कि नहीं यही राइटर हमारे टैलेंटेड है, ये वाले नहीं हैं, ये राइटर टैलेंटेड है, ये वाले नहीं हैं। तो ये भी वास्तव हो सकता है। किसी आप एक को क्या करिए, महत्व दीजिए और दूसरे को महत्व मत दीजिए, तो क्या होगा, ऐसा होगा लोग नाराज हो जाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी यह सेट नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट्स हम क्लियरली नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह सेट नहीं होगा। तो यह क्या होगा, नॉट सेट। यह सेट नहीं है, नॉट सेट है, यह सेट नहीं है। अब तीसरा एग्जांपल, तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब किसको कह लीजिएगा, क्रिकेटर में आप किसको बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी कमी नहीं है। आप 11th को सेलेक्ट करेंगे, कितने को सेलेक्ट करना है, टीम ऑफ 11 बेस्ट। अब किसको आप बेस्ट कहिएगा, सचिन को लेते हैं, सहवाग को लेते हैं, तो फॉरेनर ये कहेंगे हमारे यहाँ इनसे बेहतर है, इनसे अच्छी पारियाँ खेलने वाले हैं। पाकिस्तानी खड़े हो जाएंगे आपके वहाँ, बांग्लादेश वाले भी खड़े हो जाएंगे। बांग्लादेश वाले तो इंडिया से इतना लगाव है कि नागिन डांस पर उतारू हो जाते हैं। तो ये क्या है, इसमें हम वेल डिफाइंड ढंग से नहीं कर सकते हैं, ये कलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए यह क्या है आपका नॉट सेट। इट इज आल्सो नॉट सेट। ये भी क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि यह वेल डिफाइंड नहीं है। आगे चलते हैं, तीसरा के बाद अब चौथा क्वेश्चन हो रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास।
आपकी क्लास में बहुत कितने बच्चे होंगे, सभी बच्चों का हम मैथ ग्रुप है आपका तो मैथ ग्रुप का वॉइस कर सकते हैं, बायो ग्रुप है तो बायो ग्रुप का कर सकते हैं। तो इसमें अब वेल डिफाइंड है, हमने लिख दिया मैथ क्लास। मैथ क्लास को ऐसे एज एग्जाम्पल हम इसको लिखना चाहें, एज ए सेट लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको, हम लिख देते मैथ ग्रुप हो गया या सच दैट x इक्वल टू 1 स्टूडेंट ऑफ क्या, स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, या मैथ्स का एक स्टूडेंट है। तो ये वेल डिफाइंड है कि एनीवन एक्स का मतलब कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, वो वाला भी हो सकता है, वो वाला भी हो सकता है, कोई भी उसमें से हो सकता है। तो ये चीज क्लियर हो गया आपको कि यानी कि आपका फोर्थ पार्ट भी क्या है, इट इज ए सेट, या वेल डिफाइंड है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, जितनी भी नेचुरल नंबर है लेस देन 100 यानी कि कितना हो सकता है नेचुरल नंबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x such that x इक्वल टू n, n कहाँ होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा बट लेस देन 100 होगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि जितनी भी या कोई भी एक से लेकर के 99 तक की संख्या हो सकती है। अब उसको मैंने जो है इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में न लिख करके हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। किस फॉर्म में लिखा है, इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसको रोस्टर फॉर्म में अगर लिखना होगा तो रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, आप यही में लिखोगे 1 2 3 सो ऑन 99। तो यह क्या है, वेल डिफाइंड है, दोनों फॉर्म में मैंने आपको लिख के दिखा दिया। इसका मतलब है कि n क्या होगा, 100 से कम होगा, नेचुरल नंबर होगा। यहाँ मैं लिखना भूल गया, ऑल n बिलोंगिंग टू, इसमें नेचुरल नंबर में है ना। तो यहाँ n क्या होगा आपका 99 होगा, 98 होगा, लेस देन कहाँ तक आएगा, 1 तक आएगा। तो यह भी क्या है आपका सेट है। तो फिफ्थ वाला भी क्या है आपका, ये सेट हो गया, क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, सिक्स क्वेश्चन। एक कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जितने भी नॉवेल्स लिखे गए हैं सभी नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद के कलेक्शंस होगा, वो भी वेल डिफाइंड है क्योंकि सब नाम से परिचित है कि ये राइटर कौन है, मुंशी प्रेमचंद है। तो ये भी क्या है आपका वेल डिफाइंड है, तो इट इज ऑल्सो ए सेट है, ये भी सेट होगा। हम सेवंथ को देखते हैं, सेवंथ क्या कहता है, सेवंथ वाला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स यानी आप उसको अगर क्या था, आप उसको टेबलर मेथड से लिखना चाहते हैं तो इवन इंटीजर्स आपको क्या लिख सकते हैं, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, सो ऑन। इस तरह से यह क्या हो गए, ये सेट है, तो ये भी क्या होगा, ये आपका सेट डिफाइन होगा। अब आते हैं हम 8वें नंबर पर। 8वां नंबर क्या कह रहा है आपका, ये कह रहा था कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो किससे रिलेटेड होंगे, वे सेट से रिलेटेड होंगे, तो उनका कलेक्शन किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो भी एक सेट डिफाइंड होगा। ओके, और लास्ट में है आपका 9th नंबर। 9th नंबर क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब कौन हमारा पेट एनिमल है, कौन वाइल्ड एनिमल है। ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं सब डेंजरस नहीं हो सकते हैं, किसी से आपकी दोस्ती हो सकती है, वे आपके साथ रह सकते हैं। कभी कभी आपके पेट एनिमल्स भी आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाते हैं। जैसे आपका, हम सपोज कर लीजिए आपका डॉगी ही है, डॉगी है, उसको एंटी रेबीज आपने नहीं लगवाया हुआ है, आप नहीं जानते हैं कि नहीं क्या स्थिति है, और इधर डॉगी आपको बहुत प्यार करता है, नाखून लगा दिया, आपका जो है काट दिया, तो फिर क्या होगा, आपकी डेथ भी हो सकती है, रेबीज की वैल्यू उसमें बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें कन्फर्मली नहीं कहा जा सकता है कि कौन डेंजरस है, कौन जो है कैसा है। तो जब कन्फर्मली वेल डिफाइंड नहीं होगा तो दिस विल नॉट ए सेट, वो भी क्या होगा आपका सेट नहीं होगा। तो अब तो आप तो क्लियर कर गए होंगे कि सेट कौन हो सकता है, सेट कौन नहीं हो सकता है। वेल डिफाइंड हो, उसको कोई अंगुली ना उठाए, उसको कोई ना कर दे कि नहीं ये ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बात समझ में आई। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि उसकी डिफिनीशन फॉलो करनी चाहिए, तो उसको हम लोग सेट कर सकते हैं, अगर वो सेट नहीं होगा। क्लियर हो गया, थैंक यू। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसके विषय में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक सेट ए डिफाइन किया हुआ है, लेट ए सेट
1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल कौन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट यानी कि बिलोंग्स टू। इसका मैंने मतलब आपको बताया था यह क्या मतलब होता है बिलोंग्स टू यानी कि इसका क्या मतलब है उसमें है और इसका मतलब मैंने बताया था कि डज नॉट बिलोंग्स यही इसका मतलब होता है। तो हमारा सेट क्या है दूसरा क्वेश्चन में है दूसरे में क्या बताया हुआ है एक सेट डिफाइन किया हुआ 1 2 3 4 5 और 6 तक है लिमिटेड है। अब कह रहा है पहला क्या है कि 5 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। जब बिलोंग कर रहा है तो आप ये लगा देंगे। नहीं बिलोंग करेगा जैसे 8 कर रहा है तो 8 क्या है डज नॉट बिलोंगिंग टू 8 इसमें है ही नहीं कहीं भी दिख नहीं रहा है इसलिए 8 क्या है इसमें बिलोंग नहीं करेगा। और तीसरा पॉइंट आपका आता है क्या कह रहा है कि 0 बिलोंग्स टू ए। क्या आपका जो सेट ए है इसमें कहीं 0 दिखाई दे रहा है 0 नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आगे चलते हैं चौथा वाले को देखते हैं। चौथा वाले में क्या है 4 बिलोंग्स टू ए क्लियर है और यहाँ दिखाई दे रहा है उसको बिलोंग लगाएंगे। आगे क्या है 2 बिलोंग्स टू ए आल्सो 2 बिलोंग्स टू ए तो यहाँ लिखेंगे। और 6 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके क्लियर हो गया। बस यहाँ बिलोंग्स लगाते हैं कहाँ बिलोंग्स नहीं लगाते हैं वही चीज इसमें दिया हुआ है। अब आगे आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा में भी कुछ नहीं है बहुत ही इजी है। जब आपको डिफिनीशन याद रहेगी सारी चीज़ें आप जो है इजीली कर लेंगे। डिफिनीशन नहीं याद होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कल इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से आप उसको समझे थे। आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन का पहला क्या कह रहा है कि a इक्वल टू यस है दैट इज ए इंटीजर एंड x की वैल्यू क्या दिया है। यह कह रहा है a इक्वल टू x है दैट x इज एन इंटीजर है। क्या है यह इंटीजर है। कैसा इंटीजर है और एक कंडीशन भी दिया हुआ है। यही चीज बहुत थोड़ा सा हम लोग समझ नहीं पाते हैं इस चीज को कि इसका मतलब क्या होता है यही ध्यान देना है। यह 7 है तो क्या कह रहा है इसको किसके फॉर्म में लिखना है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का मतलब आपने देखा था उसमें रोस्टर का मतलब टेबुलेटर यानी कि उसमें वैल्यू लिखना होता है हमको। ओके तो यहाँ देखिए अब सोचेंगे क्या क्या हो सकता है। x या तो 3 होगा -3 होगा आइदर जो है इससे बड़ा होगा बट 7 से लेस देन होगा। तो पहला क्या है -3 इंटीजर है। अगला क्या होगा -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये आपका क्या हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ कोई कंफ्यूजन। ओके ठीक है बी देखते हैं। बी वाला क्या कह रहा है बी वाला यही कह रहा है कि बी एक्स इज ए नेचुरल नंबर। क्या है वह नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर है लेस देन 6 इसके 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कितना 1 2 3 4 5 बस यही हो गया इसका आंसर हो गया। क्लियर आगे चलते हैं। तीसरा वाला थर्ड वाला देखते हैं। क्या कह रहा है कि c इक्वल टू x एज ए 2 डिजिट नंबर such that the sum of each digit is 8। यानी कि हमको बनाना है इसको थोड़ा लॉन्ग है इसलिए मैं इसको व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ। आप अपनी किताब से देख लीजिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि ऐसा सेट बनाना है 2 डिजिट का। कैसे 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और सेट ऐसा होना चाहिए ताकि वह क्या बने आपका उसका सम करें तो हमारा कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो अब लिखेंगे कैसे 8 हमारा सम 2 डिजिट 8 आना चाहिए। तो पहला 8 हो गया 7 हो गया तो यहाँ से क्या लिख देंगे 17। 2 डिजिट नंबर बोला है ना क्या बोला है 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8 1 7 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा आपका 2 6 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा 3 5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ मैंने वो लगा दिया कामा 35 हो गया। आगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा
अगला हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा, फिर आगे वाला 6 और 2 हो जाएगा, यही रिवर्स हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है 7 और 1 हो जाएगा और 8 कामा 0 हो जाएगा। 0 कामा 8 0 8 नहीं लेंगे, क्यों? 0 8 ले लेंगे तो वो 2 डिजिट का नंबर नहीं हो जाएगा, वो 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये क्या है? ऑल आर नेचुरल नंबर विच सम्स आर, जिसमें डिजिट है उसका सम्स कितना है? 8 है। यहाँ देखिए तो 8 है, सबका सम जो है 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस डी वाला, यस इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवीजर ऑफ 60। अब यहाँ समझिए, अब फोर्थ में क्या करा है? डिवीजर ऑफ 60। तो डिवीजर ऑफ 60, अब जो 60 को क्या करिएगा, जब उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखिएगा तो कितना होगा? 2 इंटू 2 और यहाँ से 3 इंटू 5 कितना हो रहा है? 2 दूनी के 4 12 बच्चे 60 हुआ कि नहीं? 60 हो गया। तो इसका मतलब फैक्टर फॉर्म में 2 पर 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। तो इसका सेट बनाते समय हम ये नहीं, हमारा क्या था? ये डी वाला था ना, डी इक्वल टू सेट बनाते समय आप इसका ध्यान दीजिएगा कि हम 2 को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इसके जो प्राइम फैक्टर 2 3 5 है, तो ये नहीं लिखेंगे कि 2 2 3 और 5 इस तरह से नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? क्योंकि ये वेल डिफाइंड तब नहीं ना हुआ, तो इसमें हम क्या करेंगे? एक 2 को हम इस तरह से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर यही है, 1 2 और 3 ही डिजिट है इसमें। तो 2 3 5 इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए, ये इसका एक सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग जो है 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड्स, ट्रिग्नोमेट्री का सेट बनाना है हमको। तो वही बात मैं वहाँ भी बताया था कि लेटर्स का सेट हम जब भी बनाते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें लेटर्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो सबसे इजी तरीका कि शुरू के लेटर्स लिखते जाइए। टी हो गया, आपका आर हो गया, आपका आई हो गया, जी हो गया, जी के बाद ओ हो गया, एन हो गया, और अगेन ओ आ गया, तो अब ओ को नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे? यम ले लिए, यम के बाद ई ले लिए, टी आ रहा है, टी दोबारा ले चुके हैं, आर दोबारा ले चुके हैं, वाई बाद में ले लेंगे। यही क्या हो गया? आपका सेट हो गया। ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी उसमें लेटर्स हैं उस लेटर से बना सेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटर, सेम वे में इसको भी उसी तरह से करते हैं। ये क्या दिया हुआ है? यफ इक्वल टू हो जाएगा आपका टी हो गया कामा, ई हो गया, डबल टी है तो एक टी लिखेंगे, ई अब दोबारा नहीं लिखेंगे, लास्ट में आर है, यह हो गया आपका इससे बना हुआ सेट। क्लियर हो गया? इसको आप जो है इस फॉर्म में दिया हुआ था, वह जो है दिया था आपके सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, उसको आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? उसको आपने रोस्टर फॉर्म में, उसको आपने टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसको जो है प्रॉपर्टी मेथड आइदर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो उसको करने के लिए आइए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कैसे होगा। कुछ नहीं है, हमको थोड़ा सा थिंकिंग एबिलिटी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। जब तक थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं होगी उसको हम लोग कैच नहीं कर पाएंगे। हम जिसे रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग के हिसाब से उसको पकड़ना है और लिखना है। जैसे चौथा क्वेश्चन है, चौथे का पहला ही पार्ट देख लीजिए, क्या लिखा है? 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है और 12 लिखा है। ये किस फॉर्म में है? यह जो है आपका सेट बिल्डर में है कि रोस्टर में है कि टेबलर में है? हैं? ओके, ये क्या है? टेबलर है। आइदर इसको रोस्टर भी कहते हैं। अब इसको किस में लिखना है हमको? हैं? ओ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके, तब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे? सपोज करें यह ए है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यस सर दैट एक्स इक्वल टू, अब एक्स इक्वल टू क्या है? यहाँ पर देखिए ये टेबल ऑफ 3 है, कितना तक है? 4 तक है ना, तो एक्स इक्वल टू 3n, और यहाँ क्या है? n क्या है आपका? फॉर ऑल n कहाँ होगा? चाहे कामा दे के लिख लीजिए, कामा दे के भी लिखा जा सकता है। हमारा n क्या होगा? लेस देन आर इक्वल टू 4 होगा और ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होगा, यानी 1 2 3 4 होगा। 3 की वैल्यू क्रमशः हम 1 रख दें यहाँ पर तो 3 मिलेगा। 3 की वैल्यू अब 1 से ज़्यादा क्या होगा? 2 होगा, 2 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा और लास्ट में 4 है रख देंगे तो 12 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका
सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, ये दूसरा देखते हैं। दूसरा पोर्शन क्या कह रहा है कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। इसको तो आप बना सकते हैं, इजीली बनाया जा सकता है। ये क्या है, हाँ बताइए, इसको क्या लिखा जा सकता है? यह जो है हम टू द पावर, हमको लग रहा है कि n है ना, इसको यही लिखेंगे। तो ये लिखेंगे, मान लेते हैं सेट ए ही ले रहे हैं, या सेट एट एक्स इक्वल टू क्या है, n का स्क्वायर है ना। तो यहाँ n कहाँ होगा हमारा, लेस देन और इक्वल टू कितना है, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32 हो रहा है। तो यहाँ आप कम से कम हम n इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। n इक्वल टू 1 करके आप देख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे। वो n नहीं होगा, लेस देन 2 होगा ना, तो ग्रेटर देन इसको लिखेंगे। यदि नहीं मैं चेक कर लेते हैं। तो एक बार n रखें, तो सॉरी तो काटना पड़ेगा, दोनों बीच में काट लेंगे। और कितना दिया है इसको, 2 4 8 16 32 का है ना, तो टू द पावर n है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टू द पावर n यहाँ क्या होना चाहिए, n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। यहाँ से उल्टा मैं लिख गया हूँ, टू द पावर n होना चाहिए, टू द पावर n। और n क्या हमारा करेगा, यहाँ से n क्या होगा, 1 से अथवा 1 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। ओके, बात क्लियर है? यहाँ क्या रखेंगे, थोड़ा सा मैं लिखने में मिस्टेक कर गया था, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग इस तरह से कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन है आपका, थर्ड वाला है, इसी तरह से कर लेंगे। एक और बता देता हूँ मैं, यह फोर्थ वाला, फोर्थ वाला कैसे करें, थर्ड वाला आप खुद कर सकते हैं। फोर्थ वाला फिफ्थ वाला में से एक मैं आपको बता दे रहा हूँ। 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, सो ऑन, इस तरह से ये लिखा हुआ है। इसको हमको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो ये है क्या, ये इवन नंबर है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, इवन नंबर के लिए अपने मन की मर्जी है, x इक्वल टू 2n n बिलोंगिंग टू किसमें, नेचुरल नंबर में। यह क्या हो गया आपका, यह जो है हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। ठीक है ना। और नेक्स्ट है 1 4 900, यह क्या लिखा है, चौथा वाला में 1 4 9 100 लिखा हुआ है। अब इसके हिसाब से आप देखिए क्या बन रहा है, यहाँ हम मान लेते हैं सेट ए है, यह क्या है, x सेट एट x इक्वल टू क्या है आपका, कह सकते हैं n का स्क्वायर है, और ऑल n, ऐसे मत लिखिए, n इज लेस देन और इक्वल टू 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यहाँ 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 10 रखेंगे, तो इतना इस से यह आ जाएगा। तो आपने इसको क्या किया, इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। आगे हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी बहुत ईजी है। आपको कोई यह किस फॉर्म में दिया हुआ, फिफ्थ वाले को यह लिखा हुआ है, फिफ्थ वाला, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, फिफ्थ का पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या कर रहा है कि a इक्वल टू एक्स सेट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर ना, ऑड नेचुरल नंबर, यह क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो ऑल नेचुरल नंबर, तो ऑल नेचुरल नंबर आपकी क्या क्या शुरुआत है, वो भी 8 होना चाहिए। तो 8 कहाँ से शुरुआत होती है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बस ऐसे देख कर ही कोई समझ जाएगा ये इसके एलिमेंट्स होंगे। ओके, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन यह क्या कह रहा है कि b इक्वल टू एक्स एट एक्स इक्वल टू इज एन इंटीजर। यह क्या है, एक इंटीजर है, कैसा है, इसमें कैसे एलिमेंट है, -12 ग्रेटर देन एक्स और लेस देन 9/2। आपकी इंटीजर, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर, बस इसके बीच में हमको क्या लिखना है, इंटीजर लिखना है। तो -12 के जस्ट पहले कौन सा होगा आपका इंटीजर, 0 होगा ना, 0 भी क्या आता है आपके इंटीजर की कैटेगरी में आता है। तो यह हो जाएगा आपका पहला क्या होगा, क्योंकि ये आप नंबर लाइन बना लीजिएगा, ये 0 हो गया। 9/2 का मतलब कितना हो गया, 9/2 का मतलब हो गया
4 1 हाफ हो गया, सबको 4 से मतलब है, 4 से ऐसे, तो इधर 4 हो गया, इधर 3 हो गया, 2 हो गया, और आपका 1 हो जाएगा, 1 के बाद 0 होगा। अब 0 के बाद हम -1 लेंगे, तो -1 क्या है, अब 0 के बाद -1 इंटीजर ना आएगा, तो अब माइनस हाफ क्या है, रेशनल नंबर है, माइनस हाफ इज नॉट ए इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, यह क्या है, रेशनल नंबर है, तो आपका यही इसका सेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी वाला, तीसरा वाला। तीसरा क्या कह रहा है कि एक्स है दैट, सी जो है एक्स है दैट, एक्स इज एन इंटीजर, कैसे इंटीजर है, इंटीजर कैसा है भाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो अब एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है, तो क्या क्या हो सकता है, आपका इंटीजर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या तो 4 के बराबर होगी अथवा 4 से छोटी होगी, तो क्या क्या हो सकता है बताइए। अगर आप हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लें, -2 ले लें, -1 ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, बस यही ना होंगे, इसके अलावा कोई आएगा इसमें, 2 का करेंगे 4 होगा, ऐसे बैठ जाते हैं इंटीजर्स, -3 लेते हैं तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इससे कम नहीं ज़्यादा ना हो जाएगा, इसलिए क्या है -1 लेंगे तो 1 हो जाएगा, +1 लेंगे तो ये हो जाएगा, 0 लेंगे तो इससे कम आएगा, यही ये नंबर हो जाएंगे। ओके, आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 क्या कह रहा है कि एक्स है इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, तो आप वैसा बना चुके हैं, चौथा वाले में कुछ दम नहीं है, आप लिख सकते हैं डी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, उसमें बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, लायल लिखा हुआ है ना, तो इज लेटर ऑफ द वर्ड लायल, तो एल होगा, ओ होगा, वाई होगा और ए होगा, एल नहीं ना होगा, क्योंकि एल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वह रिपीट हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। क्या कर रहा है कि ई वाला में, फिफ्थ वाले में क्या है उसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है। फिफ्थ में यही कह रहा है कि ई इज द एक्स है दैट एक्स द मंथ ऑफ ईयर और नॉट हैविंग 31 डेज, तो 31 डेज में कौन कौन नहीं हो सकता है, ईयर है, क्या क्या होगा, जनवरी आपका 31 होता है, उसके बाद फरवरी, वह फरवरी हो गया, फिर क्या हो गया, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल हो गया, अप्रैल मई, और क्या हो गया आपका, जून हो गया, अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त तो 31 होते हैं, सितंबर के बाद फिर और क्या आता है, अक्टूबर 31 होगा, नवंबर, ये सब तीनों ये कितने महीने, 1 2 3 4 5 महीने कितने दिन के होते हैं आपके, 31 दिन के नहीं होते हैं, बकिया जो है आपके 7 महीने क्या होते हैं, 31 दिन के होते हैं। ओके, क्लियर है ना, आगे चलते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स इज ए कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विथ प्रीसीड्स के, यानी कि कहने का मतलब इसका यह है 6 वाला कि जो के पीछे वाले वर्ड्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, उनका सेट, वो भी क्या है, अल्फाबेट में क्या है, वो कॉन्सोनेंट है, तो हम सी लिख लेते हैं, क्या लिखा है, एफ लिखा है, कोई बात नहीं, एफ लिख लिए, तो क्या यहाँ शुरू करेंगे, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, कितने हो जाएंगे, क्योंकि ए हो गया, ई हो गया और आई क्या है, आपके वावेल्स हैं, प्रीसीडिंग ऑफ के, यह वावेल्स हैं, इसलिए के हो गया, एच आई जे के, और यल छूट रहा है ना, जे के नहीं, यल नहीं है, के के बाद यल आता है, जे ही कर रहेगा, ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, वह क्या कर रहा है, बहुत ही इजी है, उसको हम मैचिंग करना है। मैचिंग क्या करना है कि मैच द ईच ऑफ द सेट इन द लेफ्ट ऑफ द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑफ द राइट डिस्क्राइब सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप अपनी किताब से देख सकते हैं, मैं केवल आपको यह पार्ट ए हो गया और बी हो गया, तो मैं ये आपको मिलाऊंगा, वह 1 हो गया, ये 2, यह आपका 3 और यह 4। अब यह क्या है, इधर आपका ए बी सी
सी और यहाँ से डी। पहला वाला क्या करा है, 1 2 3 6, 1 2 3 6। ये कैसा नंबर्स हैं, प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। ये 6 एक्चुअली ये प्राइम नंबर और डिवीजर ऑफ 6 ये नहीं है। अब फिर ये जो ऑड नंबर, नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6 है, यह आपका सी होगा। पहला किससे मिल रहा है, पहला आपका सी से मिल रहा है, उसको मिला लीजिए। पहला वाला सी से होगा यह, क्योंकि क्या है इसमें एक कंडीशन नहीं दिया ना, वहाँ क्या दिया था, प्राइम नंबर्स एंड डिवीजर ऑफ 6। और दूसरा में क्या दिया है, वो दूसरा का ए से होगा। क्या कहा है, 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और क्या है, यह जो है डिवीजर ऑफ 6 हैं। मैथमेटिक्स का कितना क्लियर है, आपको देखने से ही लग रहा है। तीसरे वाले का किससे मिलेगा, आपका डी से मिलेगा। और पहला वाला क्या है, 1 3 5 7 9 क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, 10 से छोटे हैं, ये इससे आप मिला लेंगे। ठीक है ना, इसमें बहुत समझाना नहीं था, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई, आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और आपको पूरी एक्सरसाइज हमने बता दिया, आप अपने से भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप थ्योरी करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस थ्योरी में ही आपका आंसर दे सकता हूं। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि मैं भरसक प्रयास करूंगा कि मैं पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस आपको जो है समझा करके आपके पास में पहुंचा सकूं। धन्यवाद।